चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैंने कहा कि इस NISM सीरीज 8 सर्टिफिकेशन की हर एक चैप्टर को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। तो ये मेरा सेकंड चैप्टर है जहां पर मैं अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स इसके ऊपर बात करूंगा। यानी आपको इस चैप्टर से आपको इंडेक्स का पूरा जानकारी मिल सकता है। इस चैप्टर का वेटेज है 5, यानी इस चैप्टर से आपको NISM एग्जाम में 5 क्वेश्चन मिल सकती है, जहां पर आप 5 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एजेंडा बता देता हूं। एजेंडा में सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स, यानी इंडेक्स क्या है इसका पूरा जानकारी मिलेगा। नेक्स्ट आपको सिग्निफिकेशन ऑफ द स्टॉक इंडिसेस, इसके बारे में बताऊंगा, यानी स्टॉक इंडिसेस की जरूरत क्या है। इसके बाद मैं आपको स्टॉक मार्केट का डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस के ऊपर बात करूंगा, यानी इंडेक्सेस कितने प्रकार की होती है, किस तरह काम करती है, किस तरह कैलकुलेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन करूंगा इंडेक्स की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स मैनेजमेंट के ऊपर, यानी इंडेक्स को किस तरह कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किस तरह उसको मैनेज किया जाता है, कौन सी स्टॉक यहाँ से रिमूव करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिसेस है, मेजर इंडिसेस है, उसके बारे में बताऊंगा, उसका एग्जांपल भी दूंगा। और आखिर में इंडिसेस किस तरह यूज होती है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स। तो सवाल है इंडेक्स क्या है, यह सवाल आपके मन में हो सकता है। तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक आसान एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कपड़ा खरीदना है। अब आपका दिमाग में चलेगा कि कहां पर जाके कपड़ा खरीदना है। आपके सामने बहुत सारे मार्केट हो सकता है। आपको एक ऐसी मार्केट पता है जहां पर कपड़ा बहुत ही सस्ते में मिलता है। आपको एक ऐसी मार्केट पता है जहां पर कपड़ा बहुत ही कॉस्टली होती है, और एक ऐसी मार्केट पता है जहां पर कपड़ा का क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अब किधर जाएंगे? अब कौन सी मार्केट में कपड़े का क्वालिटी अच्छी है, कौन सी मार्केट में कपड़ा का प्राइस कम है या फिर ज़्यादा है, ये किस तरह डिसाइड करते हैं? कुछ तो सोचते, कुछ तो पैरामीटर के बारे में सोचते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस के आधार पे या फिर नॉलेज के आधार पे आप डिसाइड करते हैं। तो इस तरह आप डिसाइड करते हैं उस मार्केट में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये जो पैरामीटर है जिसके आधार पे आप डिसाइड कर रहे हैं, यही एक इंडेक्स है। उसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, आपको मार्केट का नॉलेज रखना पड़ेगा। मार्केट की मूवमेंट किस तरह हो रही है, क्या मार्केट की मूवमेंट अपवर्ड हो रही है, ऊपर तरफ जा रही है या नीचे तरफ आ रही है। ये सब पता करने के लिए मार्केट का जो इंडेक्स होती है उसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया का 2 ही लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप NSE मार्केट में काम करना चाहते हैं तो NSE का इंडेक्स के बारे में पता करना होगा। अगर BSE मार्केट में काम करना चाहते हैं तो BSE का जो इंडेक्सेस है उसके बारे में पता करना होगा, तभी आप NSE BSE मार्केट में काम कर सकते हैं। क्योंकि उसी इंडेक्स में से आपको पता चलता है कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है। अगर इंडेक्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मार्केट अच्छी है। अगर इंडेक्स का प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब मार्केट खराब है। तो इंडेक्स एक ऐसा स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा एक किसी भी जगह का या फिर एक पर्टिकुलर पोर्शन, उसका जो इकोनॉमिकल चेंजेस है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट का जो इंडेक्स होता है, जिसके द्वारा एक फाइनेंशियल मार्केट का या फिर मार्केट का एक छोटा सा पोर्शन का, उसका जो सिक्योरिटीज़ है उसका पोर्टफोलियो के बारे में पता कर सकते हैं, जो किस तरह मूवमेंट हो रही है। देखिए इंडेक्स कैलकुलेशन का बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे मेथोडोलॉजी है। एक एक इंडेक्स एक एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक एक मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाता है। कोई भी इंडेक्स बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी नहीं है, बहुत सारे मेथोडोलॉजी हैं जो जैसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसका एक बेस वैल्यू होता है जिसके आधार पे इंडेक्स को हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट कैसी है। अब वो बेस वैल्यू कल का प्राइस हो सकता है, यानी कल के प्राइस की तुलना में आज की प्राइस कैसी है, ऊपर या नीचे है, या फिर लास्ट मंथ का प्राइस हो सकता है, या फिर लास्ट कुछ महीने का प्राइस हो सकता है, जिसके आधार पे डिसाइड करते हैं कि उस दिन के हिसाब से आज की मार्केट कैसी है, या फिर लास्ट ईयर का या फिर कई सालों का उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि उस समय मार्केट कैसी थी और आज के दिन में मार्केट कैसी है। इसी प्रकार से हम लोग पता लगा सकते हैं कि मार्केट अच्छी है या अच्छी नहीं है।
तो जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया का जो सबसे दो बड़ी लीडिंग एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। तो चलिए एनएससी का क्या क्या इंडेक्सेस होता है और बीएससी का कौन सी इंडिसेस होती है, तो उस चीज़ के बारे में एक झलक देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी का जो इंडिसेस है वो मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिसेस अंडर बीएससी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी बहुत सारे इंडेक्स है बीएससी का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो है कि S&P BSE सेंसेक्स। इन शॉर्ट हम इसको सेंसेक्स भी कह सकते हैं। आज के दिन का जो प्राइस है सेंसेक्स का देखिए 85,571.85 रुपीज़ चल रही है, जो कल के तुलना में 264.27 रुपीज़ कम है, यानी डाउन चल रही है। उसको अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 0.31% डाउन है। ये एक ही दिन का कंपैरिजन है जो प्रीवियस डे यानी कल के तुलना में आज की प्राइस किस तरह है। तो ये देख के पता कर सकते हैं कि कल के तुलना में आज मार्केट थोड़ा सा डाउन है। उसी तरह एनएससी का भी इंडेक्स देख लेते हैं। एनएससी में भी बहुत सारे इंडेक्स है, तो यहाँ पर इंडेक्स का कुछ लिस्ट है। जैसे कि बीएससी का जो सबसे फेवरेट इंडेक्स है सेंसेक्स, उसी तरह एनएससी मार्केट का जो सबसे फेवरेट इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50, उसका रेट आज के दिन में चल रहा है 26,178.95 है, जो कल की तुलना में 37.10 रुपीज़ कम है। यानी परसेंटेज में अगर देखोगे तो 0.14% कल की तुलना में डाउन है। तो इस तरह समझ सकते हैं जो कल की तुलना में आज मार्केट थोड़ी सी डाउन है। बीएससी का मार्केट ज़्यादा डाउन है, एनएससी का मार्केट थोड़ा कम डाउन है, लेकिन दोनों मार्केट ही कल के तुलना में आज डाउन है। यानी ओवरऑल आप सोच सकते हैं कि कल की तुलना में स्टॉक मार्केट आज थोड़ी सी डाउन है। अब मैं आपको स्टॉक इंडिसेस की सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करूंगा। देखिए स्टॉक इंडिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि निफ्टी एनएससी का इंडेक्स है और सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स आपको किस तरह फायदा देते, एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए निफ्टी किस तरह आपको फायदा देती है। सबसे पहला जो बेनिफिट, इंडेक्स एक इंडिकेटर की तरह काम करती है, यानी आपको इंडिकेट करती है आपको किस तरह काम करना है, आपको बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। यानी मार्केट का परफॉर्मेंस को बताती है, मार्केट अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो आपको बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आज मार्केट थोड़ी सी खराब है कल की तुलना में, तो आपको आज क्या करना चाहिए। यानी मार्केट का परफॉर्मेंस पता चल रहा है कल की तुलना में आज मार्केट कैसी है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो इसी तरह एक स्टॉक इंडेक्स आपको एक इंडिकेटर की तरह हेल्प करती है। दूसरी जो बेनिफिट है, ये एक बेंचमार्क की तरह काम करती है। जब आप अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसका जो इवैल्यूएशन उसके बारे में पता चलता है। जो भी पोर्टफोलियो आपके पास है, अब उसका मूवमेंट किस तरह हो रही है, क्या उस पोर्टफोलियो को होल्ड करना चाहिए या फिर उसको रिलीज करना चाहिए, तो आप डिसीजन ले सकते हैं। आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो स्टॉक इंडिसेस आपको डिसीजन लेने में मदद करती है। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एक अंडरलाइंग एसेट की तरह काम करती है। जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब निफ्टी क्या है, निफ्टी एक इंडेक्स है। इस निफ्टी को भी आप चाहे तो बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन निफ्टी कोई स्टॉक नहीं है, इसको बनाया गया है, ये एक इंडेक्स है। किस तरह बनाया गया है, इसका एक इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है। इसके अंदर 50 कंपनी का स्टॉक्स है। उस 50 कंपनी का स्टॉक के आधार पे ये इंडेक्स बनाई गई है। उस 50 कंपनी का जिस तरह मूवमेंट होती है, तो निफ्टी का भी उस तरह मूवमेंट होती है। यानी एक स्टॉक इंडेक्स एक अंडरलाइंग एसेट की तरह काम करती है। इसको आप खरीद भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको बेच भी सकते हैं। आशा करता हूँ स्टॉक इंडेक्स का जो सिग्निफिकेंस है ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट का डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स के बारे में बताऊंगा। यानी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए मैं आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंडेक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। तीसरा इंडेक्स प्राइस वेटेड इंडेक्स। और लास्ट इंडेक्स इक्वल वेटेड इंडेक्स। तो यही 4 टाइप के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। अब ये इंडेक्स को मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स।
देखिए नाम से ही पता चलता है ये इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस करके बनाई जाती है। इस इंडेक्स का दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कैप वेटेड इंडेक्स भी कह सकते हैं, मार्केट वैल्यू वेटेड इंडेक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि इस तरह का इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस करके बनाया जाता है, इसीलिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह कैलकुलेट की जाती है। उसके लिए एक आसान फॉर्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसके साथ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो कंपनी की है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाते हैं, और इसी तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है शेयर प्राइस इंटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कंपनी के जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उसके साथ शेयर्स की जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट का कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट हो जाता है। तो इसी तरह जितने भी कंपनी एक इंडेक्स में होती है सबका अलग अलग से कैलकुलेट की जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है। देखिए आउटस्टैंडिंग शेयर्स वही होते हैं जो शेयर होल्डर के पास होते हैं। शेयर होल्डर्स में इसमें आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पकड़ सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर यानी आम पब्लिक को भी ले सकते हैं, HNI कस्टमर जो शेयर खरीद के रखते हैं वो भी होता है, और कुछ रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होती है जो कंपनी के इनसाइडर्स और ऑफिसर्स के पास रहती है। ये सारे के सारे शेयर्स को एक ही साथ में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहा जाता है। इसका दूसरा डेफिनेशन भी है, मैं आपको बता सकता हूँ। जहाँ पर कोई भी कंपनी का जितना भी शेयर्स इशू होती है उसमें से कंपनी के जो ट्रेजरी में जो शेयर्स होती है उसको माइनस कर दीजिए, बाकी जितना शेयर्स रहते हैं उसको हम लोग टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कहते हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को उसी शेयर्स का प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह का इंडेक्स किस तरह कैलकुलेट की जाती है, किस तरह वेट दिया जाता है, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी। सभी कंपनी का जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है वो अलग अलग है। ए कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपये में बिक रहा है, बी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये में, सी कंपनी का शेयर प्राइस 250 रुपये में, और डी कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपया है। कंपनी के पास जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, ए कंपनी के पास 5 लाख का आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, बी कंपनी के पास 1 लाख, सी कंपनी के पास 50,000 और डी कंपनी के पास 1,50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। जैसे कि मैंने कहा कि शेयर प्राइस के साथ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगी। तो ए कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करें तो यहाँ पर शेयर प्राइस 50, उसके साथ टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 5 लाख अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,50,00,000 रुपया होती है ए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसी तरह बी कंपनी का अगर कैलकुलेट करते हैं तो बी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1 करोड़ है, सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,25,00,000 है और डी कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,25,00,000। यानी टोटल मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है इन चारों कंपनी का वो है 7 करोड़। अब सवाल है 7 करोड़ में से ए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो उसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वही होता है वेटेज। यानी 2,50,00,000 को 7 लाख से डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 रिजल्ट आती है। तो इसी तरह ए कंपनी का वेटेज 36 कैलकुलेट होती है, बी कंपनी का वेटेज 14% होती है, सी कंपनी का जो वेटेज है 18% होती है और डी कंपनी का जो वेटेज है वो 32% होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज 36 है, यानी ए कंपनी की वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,50,00,000 ए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसीलिए उसका वेटेज ज़्यादा है 36%। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगा, जैसे कि बी कंपनी का आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 1 करोड़ है, इसीलिए उसका वेटेज भी सबसे कम है, जहां पर आप देख सकते हैं 14%। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स का यही फंडा है, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होगी जब इंडेक्स कैलकुलेट किया जाएगा उसको वेटेज कम दिया जाएगा, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगी उस कंपनी का इंडेक्स कैलकुलेशन के टाइम में वेटेज उसको ज़्यादा मिलेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में बताऊंगा जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। इस इंडेक्स का दूसरा नाम है
जिसको हम लोग पब्लिक फ्लोट भी कह सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि फ्री फ्लोट होती क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इमीडिएट ट्रेडिंग करने के लिए जितने भी शेयर्स के अवेलेबल होते उसको हम लोग फ्री फ्लोट कहते हैं। मान लीजिए कोई भी कंपनी के पास 100 शेयर्स है, लेकिन इमीडिएट ट्रेडिंग करने के लिए 40 शेयर्स अवेलेबल है, तो फ्री फ्लोट शेयर्स है 40। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो इस इंडेक्स को बनाने के लिए सबसे पहले फ्री फ्लोट शेयर्स कितनी है वो हमें पता करना पड़ेगा। उसके बाद फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वेटेज दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह कैलकुलेट होती है। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां पर आप देख सकते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू कंपनी जितना शेयर्स इशू करती है उसमें से कंपनी के जितने भी लॉक इन शेयर्स है उसको माइनस की जाती है, और उसके बाद एक शेयर का प्राइस जितनी होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी प्रकार से उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होती है। तो चलिए एक आसान एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। नीचे एक टेबल दिखा रहा हूं, देखिए। इस टेबल में सबसे पहले देख लीजिए 4 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी। उसका मार्केट शेयर प्राइस है, ए कंपनी का 50 रुपया है, बी कंपनी का 100 रुपया है, सी कंपनी का 250 और डी कंपनी का 150 रुपया। ए कंपनी में टोटल 5 लाख का शेयर इशू की है, बी कंपनी ने 1 लाख का शेयर इशू की है, सी कंपनी ने 50,000 का शेयर इशू की है और डी कंपनी ने 1.5 लाख का शेयर इशू की है। इनमें से कुछ शेयर्स लॉक इन है। ए कंपनी का 1 लाख शेयर लॉक इन है, इसका मतलब टोटल 5 लाख शेयर है। उसमें से 1 लाख अगर माइनस कर देते हैं तो 4 लाख फ्री फ्लोट होती है, जो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, यानी इसको इमीडिएटली शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं। उसी तरह बी कंपनी का टोटल इशू शेयर है 1 लाख और उसमें से 50,000 लॉक इन है, तो बी कंपनी का जो फ्री फ्लोट शेयर से 50,000 है। सी कंपनी का टोटल इशू शेयर से 50,000, उसमें से लॉक इन है 20,000 यानी 30,000 फ्री फ्लोट है, और डी कंपनी का जो शेयर इशू हुआ था वो 1,50,000 है, उसमें से 50,000 लॉक इन है। अगर 50,000 को माइनस कर दे तो 1 लाख होती है फ्री फ्लोट जो अवेलेबल है इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, तो फ्री फ्लोट जितना शेयर्स होगा उसको शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्री फ्लोट और शेयर प्राइस। ए कंपनी का एक शेयर का प्राइस है 50 रुपया और फ्री फ्लोट है 4 लाख शेयर, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 50 इंटू 4 लाख यानी 2 करोड़ रुपया। उसी तरह बी कंपनी का अगर कैलकुलेट करें, शेयर प्राइस 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 50,000 शेयर यानी 50 लाख रुपया। सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 75 लाख रुपीज, डी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ 50 लाख रुपया। तो इसी तरह टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 4 करोड़ 75 लाख रुपया। यहां पर आप देख सकते हैं कि ए कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 करोड़ रुपया जो सबसे ज्यादा है, यानी इसको ज्यादा वेटेज मिलेगी, और बी कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 लाख रुपया है, तो इसका वेटेज सबसे कम होगी। अब वेटेज कैसे कैलकुलेट करें, ये लास्ट टाइम भी सिखाया था। अगर ए कंपनी का कैलकुलेट करना है तो 2 करोड़ को 4 करोड़ 75 लाख से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका परसेंटेज निकल कर आएगी। तो इसी तरह इसका वेटेज कैलकुलेट किया जाता है। आज के दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेथोडोलॉजी यूज़ होती है, यही मेथोडोलॉजी जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्योंकि कोई भी कंपनी का सारे शेयर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। बहुत सारे शेयर्स ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे शेयर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। अब आप कह सकते हैं कौन सी शेयर ट्रेडिंग नहीं होती है। मैं आपको सिंपली बता दूं, जो शेयर नॉन फ्री फ्लोट है उसका ट्रेडिंग नहीं होती है। जैसे कि जो शेयर्स प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप के पास रहती है, जो शेयर्स प्रोमोटर डिपॉजिटरी रिसीप्ट के पास रहती है, जो शेयर्स पब्लिक शेयर होल्डर के पास लॉक इन मोड में रहती है, और कुछ शेयर से स्ट्रेटेजिक होल्डिंग में रहती है। तो इस तरह का जो शेयर्स जिसका ट्रेड नहीं हो पाती उसको हम लोग नॉन फ्री फ्लोट शेयर कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज के दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेथोडोलॉजी यूज होती है, यही फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स प्रोसेस यूज की जाती है। हमारे इंडिया में एनएससी का जो इंडेक्स है निफ्टी और बीएससी का जो इंडेक्स है सेंसेक्स, ये दोनों के दोनों इंडेक्स इसी प्रोसेस में कैलकुलेशन की जाती है, इसी प्रोसेस में बनाई जाती है। यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स जो मेथोडोलॉजी है निफ्टी और सेंसेक्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइस वेटेड इंडेक्स के बारे में।
इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए जिस कंपनी का शेयर्स को कंसीडर की जाती है उस कंपनी का शेयर्स का करंट शेयर प्राइस चेक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको वेटेज दिया जाता है और उसी के आधार पे इस तरह का इंडेक्स को बनाया जाता है। तो प्राइस वेटेड इंडेक्स कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला है, सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स। यानी जितने कंपनी यहाँ पे कंसीडर की जाएगी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, सभी कंपनी का स्टॉक का जो प्राइस है उसका सम कैलकुलेट किया जाएगा और उसको नंबर ऑफ स्टॉक से डिवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से प्राइस वेटेड इंडेक्स को कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर 4 कंपनी के कंसीडर की गई है। कंपनी ए जिसका शेयर प्राइस है 50 रुपया, कंपनी बी जिसका करंट शेयर प्राइस है 100 रुपया, कंपनी सी जिसका एक शेयर का प्राइस है 250 रुपया और कंपनी डी जिसका शेयर प्राइस है 150 रुपया। जैसे कि मैंने फॉर्मूला में कहा कि सम ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल स्टॉक्स, तो ये ही 4 कंपनी का जो शेयर प्राइस है टोटल कर लेते हैं। इसको अगर टोटल करते हैं टोटल होती है 550 रुपया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कंपनी है, ए बी सी डी, टोटल 4 ही कंपनी है। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो कंपनीज हैं वो 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 550 डिवाइडेड बाई 4 यानी प्राइस इंडेक्स होगी 137.5। इसी प्रकार से प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज मिलेगी और जिस कंपनी का शेयर प्राइस कम होगा उसको कम वेटेज मिलेगी। अब मैं आपको इक्वल वेटेड इंडेक्स के ऊपर बताऊंगा। इस तरह की इंडेक्स बनाने के लिए जो भी कंपनी का स्टॉक को कंसीडर किया जाता है तो उस कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको एडजस्ट करके इक्वल वेटेज दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है सभी कंपनी का शेयर प्राइस सेम नहीं होता है, सभी कंपनी का वेटेज सेम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह कैलकुलेट की जाती है, इस तरह स्टॉक को एडजस्ट की जाती है जहाँ पर वेटेज सबका सेम हो। तो इस तरह का इंडेक्स कैलकुलेशन करने के लिए जो फॉर्मूला है, इस इंडेक्स में सभी स्टॉक का वेटेज सेम दिया जाता है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पर उसी तरह आप देख सकते हैं कि 4 कंपनी है। कंपनी ए जिसका शेयर प्राइस है 50 रुपया, कंपनी बी जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपया, कंपनी सी जिसका शेयर प्राइस है 250 रुपया और कंपनी डी जिसका शेयर प्राइस है 150 रुपया। सभी कंपनी का शेयर प्राइस अलग अलग है, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 250, किसी का 150। यहाँ पर टोटल 4 कंपनी है। अगर वेटेज सब कुछ समान देना है तो 100/4 कर दिया, इसीलिए यानी 25% है। तो ए कंपनी को भी वेटेज 25% देंगे, बी कंपनी को भी वेटेज 25% देंगे, सी कंपनी को भी वेटेज 25% देंगे और डी कंपनी को भी 25% देंगे। तो अगर 50 रुपया शेयर प्राइस है उसका अगर 25% कंसिडर किया जाता है तो वेटेड प्राइस आएगा 12 रुपया 50 पैसा। उसी तरह बी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपया है, 25% अगर वेटेज देती है तो यहाँ पर वेटेड प्राइस आएगी 25 रुपया। उसी तरह 250 का 25% 62.50 है और 150 रुपया का 25% 37.50 है। अब इन सारे वेटेड प्राइस को अगर ऐड कर लेते हैं तो कैलकुलेशन करके आती है 137.50। इसी को हम लोग इक्वल वेटेड इंडेक्स कह सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस का मूवमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली वेटेड प्राइस का भी मूवमेंट हो जाएगा। मान लीजिए एज पर एग्जांपल ए कंपनी का शेयर प्राइस था 50 रुपया, अब वो 100 रुपया हो गया, तो 25% उसका जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 12 रुपया 50 पैसे की जगह में 25 रुपया आ जाएगी। तो जिस कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होती है उसका ऑटोमेटिकली वेटेड प्राइस बढ़ जाती है और जिस कंपनी का शेयर प्राइस कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उसका वेटेड प्राइस भी कम हो जाता है। तो आशा करता हूँ स्टॉक मार्केट का जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स है वो आपको समझ में आया। अब मैं आपको इंडेक्स का एट्रीब्यूट्स के ऊपर बताऊंगा। देखिए मार्केट में तो बहुत सारे इंडेक्स है, अब कौन सी इंडेक्स सही है, कौन सी इंडेक्स अच्छी है और कौन सी इंडेक्स आपके लिए अच्छी नहीं है। हर कोई एक्सचेंज चाहती है कि उसका इंडेक्स सही हो, उसका इंडेक्स परफेक्ट हो, सारे पैरामीटर फॉलो करे। देखिए कोई भी इंडेक्स बनाने के लिए उस इंडेक्स रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स होती है, उस एट्रीब्यूट्स को बढ़िया तरीका से कंसीडर की जाती है, उसको ध्यान में रखा जाता है ताकि वो इंडेक्स बहुत ही अच्छे से बने, एक गुड मार्केट इंडेक्स बने।
अब कौन सी चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हुए इंडेक्स को बनाया जाता है? सबसे पहले इंडेक्स को इस तरह बनाया जाता है कि इंडेक्स देखते ही उस मार्केट का बिहेवियर के बारे में पता चले। जैसे कि एज पर एग्जांपल मान लीजिए मैं निफ्टी के ऊपर बात करता हूं। निफ्टी एक एनएससी मार्केट की इंडेक्स है और सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट इंडेक्स है। अब निफ्टी जैसे ही हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ग्रो कर रही है, ऊपर तरफ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एनएससी मार्केट का बिहेवियर पता चल रहा है। एनएससी मार्केट में जितने भी लगभग कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके वजह से निफ्टी का रेट भी ऊपर तरफ जा रही है। आप लोग जानते हैं निफ्टी में 50 कंपनी होती है। 50 कंपनी में ज़्यादातर कंपनी का ग्रोथ हो रही है, ज़्यादातर कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज कर रही है, जिसके वजह से निफ्टी ग्रो कर रही है। और ये 50 कंपनी कहाँ से ली जाती है? एनएससी मार्केट में 2200 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड, तो उसमें से वो 50 कंपनी को चूज़ की जाती है जिसके थ्रू मार्केट का बिहेवियर पता चले, और उसका एक बढ़िया तरीका से एक मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है इंडेक्स को बनाने के लिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। यानी उसी 50 कंपनी रिप्रेजेंट करती है होल मार्केट को, और निफ्टी उसी 50 कंपनी या फिर होल्ड मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। निफ्टी से पता चलती है कि मार्केट की होल बिहेवियर कैसी है, क्या मार्केट अच्छी है या अच्छी नहीं है। अब सेकंड पॉइंट, जब इंडेक्स को बनाया जाता है कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया जाता है। अगर इस तरह बनाया जाता है तो इंडेक्स कभी भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती, क्योंकि थर्ड पार्टी बना रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट है। वो अपना मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। और ये मार्केट का बंदा नहीं है, इसीलिए मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये किसी भी तरह मार्केट को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकती। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंडेक्स सही तभी होती है जब उसको प्रोफेशनली मैनेज की जाती है, मेंटेन की जाती है। यानी कौन से स्टॉक को चूज़ किया जाएगा इंडेक्स को बनाने के लिए, उसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाएगा, कौन से स्टॉक को ऐड किया जाएगा, कौन से स्टॉक को रिमूव किया जाएगा, मार्केट की मूवमेंट को किस तरह नज़र रखेगा, ये सारे प्रोफेशनली करना चाहिए। तभी एक इंडेक्स को हम लोग गुड मार्केट इंडेक्स कहेंगे। अब मैं आपको इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर बताऊंगा। देखिए, इम्पैक्ट कॉस्ट लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज को मेजर्स करती है। इम्पैक्ट कॉस्ट यानी ऐसा एक कॉस्ट है किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट के वजह से आपको पे करना पड़ रहा है। इस तरह का जो कॉस्टिंग होती है, जब कोई मार्केट में बड़ा इन्वेस्टर आती है और आने के बाद वो बड़ा ऑर्डर प्लेस कर, उसमें मार्केट का डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है। उसको हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का शेयर प्राइस अभी 50 रुपये में बिक रही है। ये करंट मार्केट प्राइस है, यानी स्पॉट प्राइस है। अब अचानक एक बड़ा इन्वेस्टर आया और एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया बाई करने का। मान लीजिए उसको 1 मिलियन शेयर उसी कंपनी का खरीदना है। तो मार्केट में जैसे ही बड़ा ऑर्डर लगेगी तो तुरंत मार्केट का डिमांड बढ़ जाएगा, यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में उसको बेचना स्टार्ट कर देगा। अब मान लीजिए 50 का जो प्राइस चल रही थी, अब वो इंक्रीज हो गया, अभी उसका प्राइस हो गया 56 रुपया, यानी 50 का शेयर्स 56 में बिक रही है। डिफरेंस कितना हुआ? 6 रुपया का डिफरेंस हुआ। ये जो 6 रुपया एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, इसका मेन रीज़न है कि मार्केट का इम्पैक्ट क्या है? एक इन्वेस्टर आया, बड़ा ऑर्डर डाला और उसके वजह से आपको 6 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो ये 6 रुपया है, इसी को हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर जो 50 रुपया है, इसको हम लोग आइडियल प्राइस कहते हैं। तो ये तक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो चलिए इम्पैक्ट कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइडियल प्राइस कैलकुलेट की जाती है। आइडियल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मार्केट का उस दिन का बेस्ट बाई प्राइस क्या है और बेस्ट सेल प्राइस क्या है, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करके एवरेज प्राइस निकालते हैं। उसको हम लोग आइडियल प्राइस कहते हैं। अब मार्केट में जितने में बाई कर रहे हैं, एक्चुअल जो बाइंग प्राइस है उससे आइडियल प्राइस को माइनस करते हैं। करने के बाद उस प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करके आइडियल जो प्राइस है उससे डिवाइड करते हैं। अब जो प्राइस कैलकुलेट करके आती है उसको हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। वो परसेंटेज में आएगा, तो इम्पैक्ट कॉस्ट कितना परसेंट है, तो इसी प्रकार से वो हम बता सकते हैं। अब मैं आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के ऊपर बताऊंगा, यानी इंडेक्स किस तरह बनाई जाती है, उसको किस तरह प्रोफेशनली मेंटेन की जाती है और उसको रिव्यू किस तरह की जाती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो चलिए सभी स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप्स है,
इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। जब इंडेक्स को कंस्ट्रक्शन की जाती है, सबसे पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि कौन सी स्टॉक लेनी है। देखिए, एक्सचेंज में तो बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं। अब इंडेक्स बनाने के लिए सारे लिस्टेड स्टॉक में से कौन सी स्टॉक को लेना है, उसका एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट से स्टॉक को चूज नहीं करना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट से स्टॉक को चूज करना चाहिए। और उसके बाद इंडेक्स को कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की जाएगी, उसका भी डिसीजन लेना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 तरह का मेथोडोलॉजी के बारे में बताया, उसमें से कोई भी मेथोडोलॉजी यूज की जा सकती है इंडेक्स को बनाने के लिए। जब भी एक्सचेंज इंडेक्स को कंस्ट्रक्शन करती है, ये सारी चीज को ध्यान रखते हुए कंस्ट्रक्शन करती है। तो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के बाद काम खत्म नहीं होता है, उसके बाद उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, क्योंकि जो भी स्टॉक इंडेक्स में इंक्लूडेड है, जो भी स्टॉक इंडेक्स में कंसिडर की गई है, वो सारे स्टॉक का, कंपनीज का कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट एक्शन चलते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी बोनस इशू कर दिया, कोई भी कंपनी राइट शेयर इशू कर दिया, कोई भी कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, या फिर कोई भी कंपनी एक दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो गया, तो ये सारी चीज़ को भी इंडेक्स में एडजस्ट की जाती है। तो इसी को हम लोग इंडेक्स मेंटेनेंस कहते हैं। तो इंडेक्स मेंटेनेंस सेकंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप है इंडेक्स को रिवीजन करना। एक बार बनाने के बाद उसको छोड़ देना नहीं है। मान लीजिए कोई भी इंडेक्स बनाने के लिए कुछ स्टॉक को कंसीडर किया गया है। अब जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में वो सारे स्टॉक्स को कब तक मेंटेन करना है, कब तक उसमें ऐड करके रखना है, ये सारे डिपेंड्स करता है कि मार्केट का जो पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट है उसके ऊपर। अगर एक्सचेंज को लगता है इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स ऐड है उसमें से कोई एक दो स्टॉक को रिमूव करना है, कर सकते हैं, या फिर नए स्टॉक्स को उसकी जगह में रिप्लेस करना है, ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में इंडेक्स में जो स्टॉक्स होती है उसका इन आउट होते रहता है, रिप्लेसमेंट होते रहता है। इसी प्रकार से स्टॉक को रिवीजन की जाती है और एक बढ़िया इंडेक्स बनाया जाता है। इस पेज में मैं आपको इंडिया का जो सबसे मेजर इंडिसेस है उसका लिस्ट में डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसई का जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है सेंसेक्स, उसके बाद और एक इंडेक्स है बीएसई का सेंसेक्स नेक्स्ट 50, बीएसई 100, बीएसई 200, बीएसई 500, ये सारे भी इंडेक्स है। एनएससी मार्केट का जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है निफ्टी 50, ये अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, और एक इंडेक्स है एसएक्स 40। यहाँ पर जितने भी इंडेक्स है ये इंडिया का मेजर इंडेक्स है, ज़्यादातर अब लोग यही सब इंडेक्स फॉलो करते हैं। बीएसई मार्केट में जो सबसे ज़्यादा फॉलो होती है सेंसेक्स, और एनएससी मार्केट में सबसे ज़्यादा फॉलो होती है निफ्टी 50। आप देखते हैं कि इंडेक्स का एप्लीकेशन किस तरह होती है, यानी इंडेक्स को किस तरह यूज की जाती है। तो यहाँ पर 3 तरह का मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है इंडेक्स फंड, उसके बाद इंडेक्स डेरिवेटिव, और उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ। तो ये जो 3 तरह का इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, इन सभी में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट को यूज की जाती है। सबसे पहले बात करूंगा इंडेक्स फंड के ऊपर। देखिए, यहाँ पर फंड जो इन्वेस्ट होती है किसी ना किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में इन्वेस्ट होती है। इसका जो मेन पर्पस रहता है कि इंडेक्स जिस तरह ग्रो कर रही है उसके साथ पैरेलली इस तरह का फंड का भी ग्रोथ हो, यहाँ पर एक स्टेबल रिटर्न आने की संभावना है। इंडेक्स का जिस तरह की रिटर्न होती है उसके प्रोपोर्शनली इस तरह का फंड यानी इंडेक्स फंड का भी रिटर्न होती है। दूसरा जो इंडेक्स का एप्लीकेशन है इंडेक्स डेरिवेटिव। देखिए, बहुत सारे लोग आज के दिन में इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे लोग इंडेक्स ऑप्शन बाई सेल करते हैं, बहुत सारे लोग इंडेक्स फ्यूचर बाई सेल करते हैं, और ये दुनिया भर में इसके ऊपर काम होता है। और बहुत सारे लोग अपना रिस्क को कम करने के लिए इंडेक्स डेरिवेटिव के ऊपर हेज भी करते हैं। और आखिरी जो एप्लीकेशन है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी एटीएफ, ये भी एक म्यूचुअल फंड की तरह है, लेकिन इस तरह का फंड एक्सचेंज में ट्रेड होता है। इसको बाई भी किया जाता है, सेल भी किया जाता है। आप चाहे तो इसमें इंट्राडे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो कमेंट लिख सकते हैं, शेयर्स कर सकते हैं, आप चाहे तो लाइक्स भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी आप निवेश करें सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।